सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहला वाक्य है पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा, गौरव नेहा के लिए खाना ला रहा है। पार्थ पुस्तक लेने के लिए बाजार गया है। माताजी खाना बना रही हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में उड़ रहे हैं, ला रहा है, गया है, बना रही है आदि पदों से किसी न किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है। वाक्य के ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के जिस शब्द से हम किसी कार्य के होने का बोध हो, वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य किया जा रहा है या हो रहा है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रियापद का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, इसलिए प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। अब हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया के बारे में। जो शब्द काल का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ रहा है, लिख रही थी। क्रियाओं में से पढ़ और लिख धातु को अलग अलग कर देने से रहा है और रही थी रूप बच जाते हैं। ये सहायक क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ये रूप मुख्य क्रिया यानी कि धातु की सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, हंस, जाग आदि अन्य शब्द। तो ये जो शब्द है वो क्या है, ये हमारे धातु होते हैं। अब क्रिया का सामान्य रूप, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। यानी कि अगर धातु में हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे धातु है पढ़, अब उसमें अगर हम ना को जोड़ दें तो क्रिया का कौन सा शब्द बनेगा, पढ़ना। ऐसे ही पी जमाना, पीना। उठ जमाना, उठना। दौड़ जमाना, दौड़ना। तो इस प्रकार से धातु में ना को जोड़कर, ना प्रत्ययों को जोड़कर, तो इस प्रकार से धातुओं में ना प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया के व्यापार का फल या प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना, पीना, देखना, लिखना आदि अन्य शब्द। अब यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है, जैसे राघव पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा चित्र देख रही है। तो उपयुक्त वाक्य में पढ़ रहा है और देख रही है सकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ने और देखने का कर्म क्रमशः राघव तथा नेहा कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो यानी कि जिन वाक्यों का फल कर्म पर ना पड़कर, जिन वाक्यों का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, उन वाक्यों को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है एकर्मक, दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम एकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है एकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है। अब अगला है हमारा द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्म है, तो ये इसलिए इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारा द्विकर्मक क्रिया होगा। अब अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे आना, जाना, रोना, हंसना आदि अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, हरीश सो रहा है, पिताजी जा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों का कोई कर्म नहीं है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये एक अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि जिन वाक्यों का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वो क्रियाएं हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अगला है हमारा अकर्मक एवं सकर्मक में परिवर्तन। जब कार्य अपने लिए ना करके दूसरे के लिए किया जाए अथवा दूसरे से करवाया जाए तब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है और सकर्मक क्रिया द्विकर्मक बन जाती है। जैसे अब सकर्मक से अकर्मक कैसे बनता है, वह पतंग उड़ाता है, तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। अब इसको अगर हम अकर्मक बनाएंगे तो कैसे होगा, वह उड़ाता है, तो यहाँ पे पतंग का कोई शब्द का कोई उपयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, सीधा वह उड़ाता है। तो सीधा किसकी बात हुई है, कर्ता की बात हुई है, यानी कि जो वाक्य है कर्ता पर फल पड़ रहा है वाक्य का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे अगर हम दूसरा वाक्य पढ़े तो मनीषा पुस्तक पढ़ती है, तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। मनीषा पढ़ती है, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक से सकर्मक किस प्रकार बनता है, राजीव हंस रहा है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। राजीव मयंक को हंसाता है, तो ये हमारी क्या बन गई, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही अगला है, वे लड़ रहे हैं, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। उन्होंने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक से द्विकर्मक किस प्रकार बनता है, नैन्सी पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। अब अध्यापिका नैन्सी को पढ़ाती है, तो ये हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया। मैं भोजन खाता हूँ, सकर्मक क्रिया। मैं अतिथि को भोजन खिलवाता हूँ, ये हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवी पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, जहां किसी एक क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी कि जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वो वाक्य क्या कहलाएंगे, वो हमारे सामान्य क्रिया कहलाएंगे। जैसे राघव आया, मधु ने गीत गाया, तो ये क्या होंगे, हमारे सामान्य क्रिया होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्य का प्रयोग हो रहा है। इन वाक्यों में आया और गया शब्द एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब अगला है हमारा संयुक्त क्रिया। जहां दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मयंक खा चुका है, मोहित सो गया है, तो यहाँ पे दो क्रियाओं का बोध हो रहा है, तो ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। यहाँ खा चुका और सो गया दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। अब अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, खटखट से खटखटाना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे नाम धातु की क्रिया है, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं, नाम से बन रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से, पहला है संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्दों से कैसे बनेंगी, संज्ञा है लाज,
तो नाम धातु कैसे बनेगा? लजाना, झूठ, झूठ, जुठलाना, दुख, दुखाना, चक्कर, चकराना। तो ये हमारे संज्ञा शब्दों के, ये हमारे संज्ञा से नाम धातु किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं यह दिखाया गया है। अब अगला है हमारा सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम का शब्द है अपना और इससे नाम धातु बनाया गया है अपनाना। ऐसे ही अगला है विशेषण शब्दों से। अब विशेषण शब्दों से कैसे बनेगा? दोहरा का है दोहराना, साठ का है सठियाना, झूठ का है झुठलाना। अब अगला है हमारा अनुकरणात्मक शब्दों से। हिन हिन का है हिन हिनाना, थर थर का है थरथराना, थप थप का है थपथपाना। अब अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके दूसरों से, जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके दूसरे को उसे करने के लिए प्रेरित करे तो अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पिता है वो पुत्र को प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़ाता है, तो अध्यापक क्या कर रहा है? छात्रों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गोपाल सबको भजन सुनाता है। अब अगला है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नीचे कुछ उदाहरण देखिए। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? वह हंसता है, वह बच्चों को हंसाता है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? वह जोकर से बच्चों को हंसवाता है। ऐसे ही अगला है वह पढ़ता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी वह बच्चों को पढ़ाता है। द्वितीय वह गौरी से बच्चों को पढ़वाता है। अगला है वह हिंदी सिखाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी वह बच्चों को हिंदी सिखाता है। द्वितीय वह अध्यापक से बच्चों को हिंदी सिखवाता है। तो ये थे हमारे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण। अब अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना और वाना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे धातु है उठ, अब इसका सामान्य रूप होगा उठना। अब इसको अगर हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलेंगे तो उठाना, द्वितीय में बदलेंगे तो उठवाना। ऐसे ही ढल का होगा ढलना, ढलाना, ढलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। जीत का होगा जीतना, जिताना और जितवाना। सीख का है सीखना, सिखाना और सिखवाना। सो का है सोना, सुलाना और सुलवाना। तो ये हमारे थे प्रेरणार्थक शब्दों। धातु को पहले सामान्य रूप में कैसे बदलेंगे, फिर अगर उनको प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना है तो आना और वाना जैसे शब्दों को प्रत्ययों में जोड़ा जाता है। अब अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा, यहाँ सोकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि ये कार्य पहले हो चुका है, उसके बाद उसने कोई दूसरा कार्य किया है, तो इसलिए जो सोकर उठना है, सोकर क्या है हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो यहाँ मुख्य क्रिया उठा है। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।